हाँ, तो टी बीम के लिए क्या होता था हमारा, बी एफ इज इक्वल टू एल नॉट बाई सिक्स प्लस बी डब्ल्यू प्लस सिक्स डी एफ, ठीक है। और एल बीम के लिए क्या होता था, एल नॉट बाई ट्वेल्व प्लस बी डब्ल्यू प्लस थ्री डी एफ, सिक्स डी एफ का थ्री, एल नॉट बाई सिक्स का एल नॉट बाई ट्वेल्व, ठीक है। बी डब्ल्यू वैसे का वैसे ही आ जाता है एल बीम में, ठीक है। ये कब होता था, जब हमारा टी बीम और एल बीम एक कंटिन्यूअस स्लैब का, मतलब जो स्लैब बीम के ऊपर एंड नहीं हो रहा है, तो उस कंटिन्यूअस स्लैब का पार्ट फॉर्म करता था। ये टी बीम है जो बीच में आता था, है ना, और जो एंड में आता था उसको क्या बोलते थे, एल बीम, है कि नहीं। बी डब्ल्यू, डी एफ, बी एफ, ये सब पता है आपको, ठीक है। बी एफ का फॉर्मूला भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। टी बीम का ये है, एल बीम का ये है, ठीक है। और ये आपके आई एस कोड में भी पेज नंबर 37 में है, ठीक है। आईएस कोड में आप पेंसिल से मार्क करते जाइएगा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। और एल नॉट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट या फिर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, ठीक है। कॉन्ट्राफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन को ही बोलते हैं पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट, ठीक है। कंटिन्यूअस बीम के लिए एल नॉट क्या होता है, 0.7 टाइम्स इफेक्टिव स्पैन। अगर आपके क्वेश्चन में गिवन हो कि इफेक्टिव स्पैन आपका 5 मीटर है और आपको बी एफ निकालना है, तो सबसे, और वो कंटिन्यूअस बीम है, अगर गिवन है कि कंटिन्यूअस बीम है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले एल नॉट निकालोगे, इज इक्वल टू 0.7 इंटू 5, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एल नॉट को आप यूज करोगे इसमें, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। उसके बाद आइसोलेटेड टी बीम, यहाँ पे टी बीम किसी कंटिन्यूअस स्लैब का पार्ट नहीं फॉर्म कर रहा है और वो आइसोलेटेड है, तो वहां पर क्या होता था, एल नॉट अपॉन एल नॉट बाई बी प्लस फोर प्लस बी डब्ल्यू। और अगर आपको एल बीम के लिए चाहिए तो बी डब्ल्यू वैसे का वैसे ही आ गया, एल नॉट की जगह एल नॉट का हाफ आ गया, ठीक है, हाफ एल नॉट, ठीक है। तो ये चार फॉर्मुलेस थे, ये चार फॉर्मुलेस और जो भी टर्म्स यूज होते हैं टी बीम में वो सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टेड टी बीम की मैंने बात की थी हमने, ठीक है। इन्वर्टेड टी बीम में सेकंड केस तो था सबसे इम्पोर्टेंट था, वो क्या था, जब हम लोग कैनोपी, कैनोपी मतलब मैंने बताया था कैनोपी क्या होता है, ठीक है। तो कैनोपी में जब यूज करते हैं तो क्या होता है, हमारा कैंटिलीवर एक्शन होता है। कौन सा एक्शन होता है, कैंटिलीवर एक्शन। कैंटिलीवर ऐसे बेंड करता है तो नीचे आपको कंप्रेशन होता है, ठीक है नहीं। तो नीचे कंप्रेशन हो रहा है, इस बीम के नीचे कंप्रेशन हो रहा है, तो नीचे ही आके हमारा स्लैब जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये, इसने कंप्रेशन एरिया को बढ़ा दिया, ठीक है, कंप्रेशन एरिया को बढ़ा दिया तो कंप्रेशन फोर्स भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आरसीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि कैंटिलीवर एक्शन अगर हो रहा है तो वहां पे स्लैब आपका नीचे आके जुड़ रहा है, ठीक है। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि कहाँ पर आप ऐसी चीजें देख सकते हो, ठीक है। आपके जो छज्जे होते हैं, छज्जे में जनरली ऐसा इन्वर्टेड टी बीम यूज होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कैसे ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बेटर है, क्योंकि यहाँ पे कैंटिलीवर एक्शन हो रहा है तो नीचे कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो टीवी आपका यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। बाकी मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा जिसमें टीबी और वन वे स्लैब दोनों होगा, ठीक है। वन वे स्लैब आज पढ़ेंगे हम, तो उससे आपका टीबी और वन वे स्लैब दोनों क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं स्लाइड शो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। वन वे स्लैब पढ़ेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो वन वे स्लैब में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वन वे स्लैब आपका एक बीम की तरह होता है, पर इस वन वे स्लैब में ये ध्यान रखना, जो विड्थ होती है वो हमेशा 1000 mm होती है। कितनी होती है, 1000 mm, ठीक है। और भी कुछ डिफरेंसेस हैं, मतलब एरिया ऑफ स्टील देने में और भी कुछ क्लॉजेस हैं आईएस कोड के, वो सब आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, वो मैंने कहा था, बट आपके सिलेबस में चेक कीजिए राहुल, सिलेबस में आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं है, ठीक है ना। आपके सिलेबस में एनालिसिस और न्यूमेरिकल्स नहीं है, ठीक है ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इंट्रोडक्शन। स्लैब इज अ टू डायमेंशनल, ठीक है, टू डायमेंशनल मतलब इसके दो स्पैन होते हैं, एक होता है आपका एल वाई, ठीक है। जैसे हम लोगों ने बीम में तो सिर्फ एक ही स्पैन पढ़ा था, एल, है ना, इसी का इफेक्टिव और क्लियर स्पैन देखते थे, ठीक है। पर स्लैब में आपके दो स्पैन होते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में एल एक्स और एक वाई डायरेक्शन में एल वाई, ठीक है। क्या होता है ये सब समझेंगे हम आगे जाके, ठीक है। जैसे हम समझ लीजिए ये स्लैब है आपका, ठीक है, ये स्लैब है आपका। तो एक्स डायरेक्शन में जो लेंथ है उसको हम बोलेंगे एल एक्स, और वाई डायरेक्शन में जो लेंथ है उसको हम बोलेंगे एल वाई, ठीक है। आपका ये, हम इस पूरे को डिजाइन करते हैं, इस पूरे को हम डिजाइन करते हैं, ठीक है।
तो इसका 1 मीटर का विड्थ लेते हैं हम, 1 मीटर का विड्थ, ठीक है, b इज इक्वल टू 1 मीटर या 1000 mm, और इस 1 मीटर को हम डिजाइन करते हैं और इसको फिर इस तरफ और इस तरफ रिपीट कर देते हैं, समझ गए, पूरे स्लैब में रिपीट कर देते हैं इसी 1 मीटर के डिजाइन को, ठीक है। बाकी फॉर्मूला सारे सेम ही है, तो आपको ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं इसमें। चलिए, स्लैब है 2 डायमेंशनल, यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर सच एज फ्लोर्स एंड रूफ कवरिंग, ठीक है। आपके टेरेस में भी स्लैब है, आप जिस पे बैठे हो वो फ्लोर भी एक स्लैब ही है, ठीक है। वो स्लैब आपका बीम के ऊपर सपोर्ट होता है, ठीक है। बीम का डिजाइन पढ़ा था हमने, अब स्लैब का डिजाइन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। चलिए, The thickness of slab is very small as compared to its length and width, ठीक है। थिकनेस मतलब इफेक्टिव डेप्थ या ओवरऑल डेप्थ, जो भी आप उसको मानो, ठीक है, वो काफी छोटा होता है आपके लेंथ और विड्थ के कंपैरिजन में, ठीक है। तो स्लैब का लेंथ या विड्थ होता है वो काफी लंबा होता है, ठीक है। उसके कंपैरिजन में थिकनेस आपकी स्लैब की 150 mm, 180 mm, 200 mm, 250 mm से ज्यादा नहीं होता, ठीक है। आपको याद होगा बीम हमारे काफी ज्यादा डेप्थ के होते थे, 450 mm, 500 mm, और आपके स्लैब की डेप्थ जो होती है वो काफी छोटी होती है, 200 mm, 250 mm एट द मैक्स, ठीक है, उतनी उतनी होती है, ठीक है। चलिए, स्लैब्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एल वाई बाई एल एक्स रेशियो, ठीक है। एल वाई मैंने बताया था, दो स्पैन होते हैं, आपके वाई डायरेक्शन में उसकी लेंथ और आपके एक्स डायरेक्शन में उसकी लेंथ, ठीक है, एल वाई बाई एल एक्स, ठीक है। एल वाई बाई एल एक्स एक रेशियो होता है जो आपको हमेशा निकालना है क्वेश्चन में, ठीक है। अगर वो रेशियो ग्रेटर देन 2 होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वन वे स्लैब। क्या बोलते हैं उसको? वन वे स्लैब, ठीक है। एल वाई बाई एल एक्स ग्रेटर देन 2 मतलब एल वाई जो है वो आपके एल एक्स के 2 गुना से भी ज्यादा है, तो उससे क्या होगा, आपका बेंडिंग जो होगा सिर्फ एल एक्स डायरेक्शन में ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर लेस देन 2.0 है तो उसको बोलते हैं टू वे स्लैब, ठीक है। आपका सिर्फ वन वे स्लैब का एनालिसिस और आपका न्यूमेरिकल आएंगे, टू वे स्लैब का एनालिसिस या न्यूमेरिकल नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है। टू वे स्लैब में थ्योरेटिकली आपको बता दूंगा, ठीक है, पर इसके न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ वन वे स्लैब आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वन वे स्लैब आपका इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल एनालिसिस डिजाइन सब कुछ आएगा, ठीक है। टू वे स्लैब सिर्फ थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट है बता दूंगा आपको, ठीक है। आज हम वन वे स्लैब पढ़ेंगे पहले, ठीक है। चलिए, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब, दो टाइप के स्लैब होते हैं, किस चीज पे डिपेंड करते हैं वो, एल वाई बाई एल एक्स रेशियो पे, लेंथ ऑफ लॉन्गर स्पैन एल वाई डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ शॉर्टर स्पैन एल एक्स, ठीक है। एल वाई आपका लॉन्गर स्पैन होता है, ठीक है, लॉन्ग मतलब तो ज्यादा लंबा स्पैन है, ठीक है, और एल एक्स आपका शॉर्टर स्पैन होता है, ठीक है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, आपकी जो भी डिजाइनिंग होती है वो एल एक्स पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। एल वाई बाई एल एक्स, एल वाई सिर्फ ये रेशियो निकालने के लिए यूज होता है, वरना आपका जो भी मोमेंट वगैरह निकालते हो, जो भी आप डिफ्लेक्शन चेक करोगे, आप चेयर निकालोगे, बेंडिंग मोमेंट निकालोगे, सब और सब का सब एल एक्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आपका शॉर्टर स्पैन है, कौन सा स्पैन है? शॉर्टर स्पैन, ठीक है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि एक स्लैब है 3 मीटर क्रॉस 5 मीटर, ठीक है, तो फटाफट बताओ चैट पे इसमें एल एक्स कौन सा है? हमारा स्लैब है 3 मीटर क्रॉस 5 मीटर का, तो इसमें बताओ एलेक्स की वैल्यू क्या है, बताओ एलेक्स कौन सा है इनमें से, 3 मीटर है कि 5 मीटर, जल्दी बताओ चैट पे, जल्दी बताओ चैट पे, एलेक्स कौन सा है, एलेक्स कौन सा है बताओ, एलेक्स क्या है इसमें और एल वाई क्या है इसमें? 3 मीटर, बिल्कुल सही, ठीक है। और एल वाई बाई एलेक्स का रेशियो निकालो और बताओ ये टू वे स्लैब है वन वे स्लैब है, फटाफट बताओ। एल वाई बाई एलेक्स का रेशियो निकालो, फटाफट बताओ ये टू वे स्लैब है वन वे स्लैब, फटाफट बताओ इसको। 1.67 है, 2 से कम है ना, लेस देन 2, तो ये टू वे स्लैब है, ठीक है ना, ठीक है, टू वे है, ठीक है, टू वे है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा सबको, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया एल बाई एल एक्स का। चलिए, चलिए, वन वे स्लैब और दो स्लैब्स इन विच एल वाई बाई एल एक्स रेशियो इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, ठीक है, 2 से ज्यादा है वन वे स्लैब, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका, ये देखिए, ऐसे ये है आपका, ठीक है, ठीक है, समझ लीजिए ये छोटा वाला जो है ये एल एक्स है और ये एल वाई है, ठीक है। एल वाई आपको देख के लग रहा है कि एल एक्स से काफी बड़ा है, एक बार रुकिए, मैं कंफ्यूजन रहेगी बेकार में, रुकिए, ये मान लेते हैं, मान लीजिए ये आपका स्लैब, ठीक है, ये आपका स्लैब है, ये आपका एल वाई है, ये आपका एल एक्स है। आपको दिख रहा है ना एल वाई इसमें काफी बड़ा है, एल वाई आपका एल एक्स से काफी बड़ा है और 2 गुने से भी ज्यादा बड़ा है, ठीक है। एल वाई बाई एल एक्स आपका 2 से ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें आपकी जो बेंडिंग होगी, मेन जो बेंडिंग होगी वो एल एक्स के डायरेक्शन में होगी,
ठीक है, इसी से हम डिजाइन करेंगे। ठीक है, देखिए कंफ्यूज मत होना, चाहे वन वे स्लैब हो चाहे टू वे स्लैब हो, डिजाइन आपका हमेशा एलएक्स के बेसिस पे ही होगा। एलएक्स कौन सा होता है? एलएक्स होता है आपका शॉर्टर स्पैन। ठीक है, शॉर्टर स्पैन। ठीक है, तो आपका शॉर्टर स्पैन होगा जो भी क्वेश्चन में गिवन, क्वेश्चन में ये नहीं गिवन होगा कि एलएक्स की वैल्यू ये है, एलवाई की वैल्यू ये है। आपका गिवन रहेगा 3x5 मीटर का है, तो उसमें से आपको एलएक्स चुनना है, जो शॉर्टर है वो एलएक्स होगा, और इसी के हिसाब से आपको बेंडिंग मोमेंट निकालनी है, इसी के हिसाब से आपको शेयर निकालना है। ठीक है, इसी के हिसाब से आपको डिफ्लेक्शन चेक करना है। ठीक है, सब कुछ एलएक्स के बेसिस पे ही होगा। एलवाई सिर्फ और सिर्फ ये रेशियो निकालने के लिए और असर्टन करने के लिए कि आपका ये वन वे स्लैब है कि टू वे स्लैब है, वरना एलवाई का जो आपका यूज है वो ज्यादा नहीं होता। ठीक है, एलएक्स ही आपका मेन डिजाइनिंग वैल्यू है, और एलएक्स कौन सा होता है? शॉर्टर स्पैन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। This type of slab is also called slab spanning in one direction as the bending takes place only along the shorter span LX। ठीक है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, जो बेंडिंग होती है वो शॉर्टर स्पैन के डायरेक्शन में ही होती है। अब आपको लगेगा सर जितना लंबा होगा स्पैन उतना ही तो ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उसमें, तो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कैसे हम सिर्फ शॉर्टर स्पैन के बारे में सोचते हैं और लॉन्गर स्पैन के बारे में नहीं सोचते हैं जब एल वाई बाई एल एक्स रेशियो ग्रेटर देन 2 होता है। ठीक है, आगे जाके समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए कंफ्यूज ना होना। Therefore, the main reinforcement is provided along the shorter span। ठीक है, हम LX के डायरेक्शन में AST प्रोवाइड करते हैं। AST एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील जो मेन reinforcement, इसमें दो टाइप के reinforcement होते हैं स्लैब में, एक होता है मेन reinforcement और एक होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। ठीक है, तो मेन reinforcement आपका शॉर्टर स्पैन के डायरेक्शन में ही प्रोवाइड करते हैं हम, इसमें वन वे स्लैब में। ठीक है, वन वे स्लैब में मेन reinforcement सिर्फ और सिर्फ शॉर्टर स्पैन के डायरेक्शन में हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और और जो लॉन्गर स्पैन है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन स्टील देते हैं। वो क्या होता है, इसलिए होता है, बताऊंगा। ठीक है, और ये याद रखना, विड्थ ऑफ वन वे स्लैब इज टेकन एज 1 मीटर 1000 mm फॉर इट्स एनालिसिस। ठीक है, तो जो भी आपके फॉर्मूलेस थे बीम वाले वही फॉर्मूले इसमें आएंगे, बस आपको विड्थ की जगह 1000 mm या 1 मीटर पुट करना है। ठीक है, अब कंफ्यूज ना होना कि क्वेश्चन में सर सिर्फ डेप्थ दी हुई है, विड्थ नहीं गिवन है, तो अगर वो स्लैब है तो विड्थ 1000 mm होगा उसका। ठीक है, चलिए अब इसके बाद टू वे स्लैब देखते हैं। द स्लैब विच इज सपोर्टेड ऑन ऑल द फोर एजेस एंड हैविंग एल वाई बाई एल एक्स रेशियो लेस देन 2। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन ऑल द फोर एजेस। ठीक है, ऐसे ये आपका अगर स्लैब है, ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ इस एज में और इस एज में सपोर्टेड है, यहाँ सपोर्टेड नहीं है, तो सिर्फ ऐसे ही बेंड करेगा। ठीक है, ऐसे तो बेंड कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो सिर्फ वो इस डायरेक्शन में बेंड करेगा। तो अगर को टू वे स्लैब बनाना है तो उसको यहाँ पर भी बेंड, यहाँ पर भी सपोर्ट चाहिए, यहाँ पर भी सपोर्ट चाहिए और यहाँ पर भी सपोर्ट चाहिए। ठीक है, चारों एजेस में उसको सपोर्ट चाहिए उस स्लैब में, उसके बाद ही वो टू वे स्लैब बनेगा। ठीक है, आपके छत में देखोगे, छत में आपका जो स्लैब का जो सपोर्ट है वो चारों डायरेक्शन में वॉल सपोर्ट कर रही है उसको। ठीक है ना, अगर आप ऊपर देख पा रहे हो अपने टेरेस में, टेरेस का फ्लोर देखिए, वो रूफ देखिए अपना, वो चारों तरफ वॉल से सपोर्टेड है। ठीक है, और उसका एल बाई बाई एल एक्स रेशियो भी अगर देखेंगे, अगर आपके घर में कोई स्क्वायर रूम है तो एल बाई बाई एल एक्स रेशियो भी लेस देन 2 ही होगा। ठीक है, तो उस केस में वो टू वे स्लैब के कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, बाकी टू वे स्लैब को सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ना है, इसके न्यूमेरिकल या इसके एनालिसिस आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चलिए two way slab is also called slab spanning in two direction because bending takes place in both the direction। one way slab में क्या था, उसको हम बोलते थे टू वे, वन वे स्लैब को हम बोलते थे स्लैब स्पैनिंग इन वन डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि मेन जो बेंडिंग होती थी वो सिर्फ एक डायरेक्शन में, किसके डायरेक्शन में होती थी? शॉर्टर स्पैन के डायरेक्शन में होती थी। ठीक है, एल एक्स डायरेक्शन में। पर टू वे स्लैब में आपके दोनों डायरेक्शन में बेंडिंग होती है। ठीक है, टू वे स्लैब वन वे स्लैब के डिफरेंस है, कुछ पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है आराम से कि टू वे स्लैब और वन वे स्लैब के बीच में डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है, तो पहला डिफरेंस ये हो गया कि एल वाई बाई एल एक्स रेशियो टू वे स्लैब का लेस देन 2 होता है। ठीक है, वो स्लैब स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन होता है एंड बेंडिंग उसमें बोथ डायरेक्शन में होती है। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में बेंडिंग होती है। ठीक है, ये तीन डिफरेंस आ गए आपके टू वे और वन वे स्लैब में अभी तक। ठीक है, उसके बाद चौथा डिफरेंस ये है, वन वे स्लैब में क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ शॉर्टर डायरेक्शन के तरफ हम लोग मेन रीइंफोर्समेंट देते थे, बट यहाँ पर मेन रीइंफोर्समेंट दोनों डायरेक्शन में देते हैं, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी। ठीक है, चलिए तो चार डिफरेंसेस मैंने बता दिए अभी तक। ठीक है ना, पता होना चाहिए, असाइनमेंट में क्वेश्चन दूंगा मैं। ठीक है, इस सब डिफरेंस चाहिए मुझे उसमें। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आपको ये? ठीक है, अब डायग्राम से देखेंगे वन वे स्लैब टू वे स्लैब। ठीक है, ये देखिए वन वे स्लैब,
ये लेफ्ट में आप देखिए ये है वन वे स्लैब आपका, ठीक है। इसमें देखिए आपका सपोर्ट सिर्फ दो डायरेक्शन में है, तो दो डायरेक्शन में सपोर्ट है और एल बाई एल एक्स ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। जिसके कारण वर्ष क्या हो रहा है, सिर्फ एल एक्स जो बेंडिंग हो रही है वो एल एक्स डायरेक्शन में ही ज्यादा हो रही है, ठीक है। वाई में भी होगी, थोड़ी बहुत होगी, बट बहुत नेग्लेजिबल होगी वो, ठीक है। बहुत नेग्लेजिबल बेंडिंग होगी, ठीक है ना। वो बेंडिंग को आप ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट करते हैं आप, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एल एक्स डायरेक्शन में बेंडिंग होगी, ऐसे करके बेंडिंग होगी इसमें, ठीक है। ये बेंडिंग यहाँ पे गिवन नहीं है। और टू वे स्लैब में देखिए, टू वे स्लैब में एक तो एल वाई बाई एल एक्स लेस देन 2 होता है, ठीक है। ये डायग्राम भी चाहिए मुझे उस आंसर में, ठीक है। और बेंडिंग दो डायरेक्शन में टेक प्लेस करती है, ठीक है। अगर चारों ओर सपोर्ट है तो ऐसे ही बेंड करेगा ये इन सपोर्ट के बीच में, और ऐसे ही बेंड करेगा ये इन सपोर्ट के बीच में, ठीक है। तो ये डायग्राम समझ में आ गया ना। ये टू वे स्लैब है, वन वे स्लैब है, ठीक है। तो अगर आप डायग्राम बना लोगे ना तो आपकी तीन चार डिफरेंसेस तो आपको डायग्राम से याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आरसीसी में डायग्राम बना के क्वेश्चंस को याद किया करिए, ज्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है। तो ये वन वे स्लैब टू वे स्लैब को डिफरेंसेस है, ठीक है। काफी अच्छे से लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोड डिस्ट्रीब्यूशन इन स्लैब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सुनना। सॉलिड मैकेनिक्स में भी जो हमें चीजें पढ़ी थी डिफ्लेक्शन का वैल्यू वगैरह निकालने का, वो सब भी यहाँ पर यूज आएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ना, इसी समझ में आएगा कि क्यों बेंडिंग हम सिर्फ शॉर्टर स्पैन में ही लेते हैं वन वे स्लैब में, ठीक है। और इन जनरल भी क्यों हम सिर्फ शॉर्टर स्पैन को ही लेते हैं, एलएक्स को ही लेते हैं डिजाइनिंग में, ठीक है। उसका रीजन है ये वाला टॉपिक, ठीक है। लोड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। Consider a slab as shown in figure subject to uniformly distributed load W per unit area, ठीक है। समझ लीजिए ये आपका टू वे स्लैब है, ठीक है। LX डायरेक्शन में आपका कुछ लोड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, समझ लीजिए उसका वैल्यू है WX, ठीक है। LY डायरेक्शन में जो लोड है उसको मान लीजिए WY, ठीक है। आपको ये तो पता है ना। एक चीज मैं आपको समझाता हूँ। सिंपली सपोर्टेड स्लैब में अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हुआ, ठीक है, और इसका इफेक्टिव स्पैन हुआ समझ लीजिए L, ठीक है, तो ऐसे बेंड करेगा ये तो सबको पता है ना। बेंडिंग मोमेंट ऐसा होता है, ठीक है। जब बेंडिंग मोमेंट हटा देता हूँ कंफ्यूज हो गए, ठीक है। उसका बेंडिंग डायग्राम ऐसा सबको पता है ना। ऐसे ये बेंडिंग डायग्राम है, ठीक है। ऐसे बेंड होगा, ठीक है। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पर होगा, मिडिल में, है ना। यही होगा सिग्मा मैक्स, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, है ना। और इसकी वैल्यू क्या होती है, किसी को याद है। इसकी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू ये होती है 5/384 इंटू, मान लीजिए W पर यूनिट एरिया, W पर यूनिट मीटर, ठीक है। ये यूडीएल है आपका, W इंटू L⁴/EI। ये आपका डिफ्लेक्शन होता है मिड में। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कब, जब सिंपली सपोर्ट कब कब होता है, एक तो सिंपली सपोर्टेड होगा, ठीक है। और उसमें यूडीएल होगा W पर यूनिट मीटर का, ठीक है, यूडीएल, ठीक है। तो ये आपका डिफ्लेक्शन होता है। पढ़ा हुआ लग रहा है ये वाला फॉर्मूला। अगर नहीं लग रहा तो ये इसको याद कीजिए, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड में जब यूडीएल होता है पूरे स्पैन में और उसका इफेक्टिव लेंथ एल होता है, तो उसका जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है वो आपका मिडल में होता है। और वो कितना होता है 5/384 इंटू WL⁴/EI, ठीक है, ठीक है। पढ़ा है ना, बिल्कुल बढ़िया। थैंक यू राहुल बताने के लिए, ठीक है। अब देखो ये ऐसे बेंड होगा, एलेक्स वाला, ये ऐसे बेंड होगा, ठीक है। बट इन दोनों का कॉमन पॉइंट दिख रहा है आपको, पी। ये कॉमन पॉइंट दिख रहा है, दिख रहा है ना। ये वाला पी जो है वो इसमें भी बेंड हो रहा है, ऐसे भी बेंड हो रहा है, और ऐसे भी बेंड हो रहा है। तो कैसे भी बेंड हो, अगर वो दो डायरेक्शन से बेंड हो रहा है तो उसका हाइट तो सेम ही रहेगा ना वहां पे। ऐसा तो होगा नहीं कि वाई डायरेक्शन के लिए वो ज्यादा नीचे है और एक्स डायरेक्शन के लिए थोड़ा ऊपर है। पॉइंट तो सेम ही है ना। समझे कि नहीं समझे मेरी बात। पॉइंट तो सेम ही है ना वो। तो चाहे वो वाई डायरेक्शन में बेंड हो चाहे वो एक्स डायरेक्शन में बेंड हो, उसका डिफ्लेक्शन सेम ही रहेगा, है कि नहीं। तो इसी चीज को इक्वेट करके हम समझेंगे कि अगर टोटल लोड W है तो वो किस किस में डिवाइड हो रहा है, WX में और WY में, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन इससे बनेगा कि आपका जो वाई डायरेक्शन में जो बेंडिंग है और एक्स डायरेक्शन में जो बेंडिंग है, दोनों की वजह से डिफ्लेक्शन होगा किस पे, P पॉइंट पे, जो उनका कॉमन पॉइंट है, तो सेम होगा। तो उसको भी इक्वेट करेंगे तो उससे हमारा सेकंड इक्वेशन आएगा। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तब पता लगेगा हमें कि WX बड़ा है कि WY बड़ा है, ठीक है। और जो भी बड़ा होगा ऑब्वियसली वही डिजाइन को सबसे ज्यादा मैटर करेगा, ठीक है। चलिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ आप लोगों को, तो कंफ्यूज हो रहे हो शायद आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
ठीक है, वेयर एल वाई इज द लॉन्गर स्पैन, एल एक्स इज द शॉर्टर स्पैन। ठीक है, तो पता ही सबको। ठीक है, नाउ कंसिडरिंग टू मिडिल स्ट्रिप्स ए बी एंड सी डी ऑफ यूनिट विथ एल along एल वाई एल एक्स। ठीक है, ये ए बी है एल एक्स डायरेक्शन में और ये सी डी है आपका एल वाई डायरेक्शन में। ठीक है, दोनों का कॉमन पॉइंट वो कौन सा है, पी है कि नहीं, पी जिसकी बात कर रहा था मैं। ठीक है, let wy be the load carried by slab in the longer direction, ठीक है, and wx is the load carried by slab in shorter direction। ठीक है, मतलब स्लैब पे w लोड आया, वो आपका दो चीजों में डिवाइड हो गया, एक wx जो x डायरेक्शन में आया और wy जो y डायरेक्शन में गया। ठीक है, इन दोनों में डिवाइड हो गया। ठीक है, wx के डायरेक्शन में है, lx डायरेक्शन में, ly wy के डायरेक्शन में है, ly के डायरेक्शन में। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड स्लैब, तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह तो हो गया। एल एल वाई डायरेक्शन में सिंपली सपोर्टेड बीम है एल वाई वाले स्पैन का, और इस पर डब्ल्यू वाई का लोड है यूडीएल, और एक्स डायरेक्शन में सिंपली सपोर्टेड है वो एल एक्स स्पैन का, और उसमें यूडीएल है डब्ल्यू एक्स का। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफ्लेक्शन होगा, इन दोनों का डिफ्लेक्शन निकालेंगे हम, इन दोनों का डिफ्लेक्शन आपका पी पॉइंट पे सेम होगा, है ना, क्योंकि दोनों का कॉमन पॉइंट है ये। ठीक है, तो उसी को हम इक्वेट करेंगे अभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Therefore, W इज इक्वल डब्ल्यू वाई बाई डब्ल्यू एक्स, मैंने कहा था टोटल लोड है वो W है, तो वो डब्ल्यू वाई और डब्ल्यू एक्स के सम के बराबर होगा। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन ए। ठीक है, चलिए इसको मान लेंगे इक्वेशन ए। ठीक है, अच्छा ओके, ओके ठीक है। लाउडली तो कितना स्पीक करूं मैं, लाउडली स्पीक तो कर ही रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है माइक में, एक मिनट। अब आवाज ठीक आ रही है, आवाज ठीक आ रही है ना। थोड़ा सा आरिफ अपना साउंड बढ़ा लेना यार, क्योंकि बोल तो रही हूँ मैं जोर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहली वाली मैंने कुछ चेंज तो किया नहीं है। किसी और को लो वॉइस लग रही है क्या, बताओ। और बताओ चैट पे किसी को लग रही है कि वॉइस लो है। अब ठीक है, लो है वॉइस। ठीक है, एक काम कीजिए ना, ये वाला देखो सेशन टू तो होगा ही, सेशन टू में मैं चेंज कर दूंगा इसको। ठीक है, सेशन टू को जोर से बोल ही रहा हूँ यार मैं, वो आवाज ही नहीं आई मेरे ख्याल से ठीक से। सेशन टू में मैं ठीक से बोलूंगा। सेशन टू में मैं माइक को चेंज करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सेशन वन में अभी आप थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा इसके साथ सह लीजिए इस चीज को। ठीक है, देखिए राहुल, मैंने आपको बताया ना, कैसे 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 नहीं होगा बताओ। आपका दो दो बीम है, दो बीम है, उनका एक कॉमन पॉइंट है। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं ना कि एक बीम इतना चला जाएगा और एक बीम इतना इतना ही थोड़ा सा ही बेंड होगा। उन बीम को एक साथ रहना है, उन बीम को एक साथ रहना है, क्योंकि स्लैब तो ही टूट जाएगा बीच से। स्लैब टूटेगा तो नहीं ना बीच से, यहाँ से आपका डिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ से आपका डिफ्लेक्ट करेगा, है ना। अब स्लैब तो ही टूट जाएगा बीच से, है कि नहीं, उसको रहना तो सेम पड़ेगा ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ए है हमारा डब्ल्यू इज इक्वल डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई। ठीक है, ठीक है, चलो उसके बाद आपका दूसरा मैंने क्या बताया था, डिफ्लेक्शन आपका पी पॉइंट पे सेम रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन ऑफ सेंटर पॉइंट पी इज गिवन बाय डेल्टा पी पाई बाई 384 डब्ल्यू एक्स इंटू एल एक्स की पावर 4 अपॉन ई आई। किसके लिए, ए बी के लिए। ए बी कौन सा स्पैन स्ट्रिप था हमारा, जो एल एक्स डायरेक्शन में स्पैन कर रहा था। ठीक है, उसके बाद हमारा डेल्टा पी, वो क्या है, 5/384 डब्ल्यू वाई इंटू एल वाई की पावर 4 अपॉन ई आई। किसके लिए, सीडी स्ट्रिप के लिए। सीडी स्ट्रिप कौन से स्पैन में था, एल वाई डायरेक्शन में। ठीक है, एल वाई डायरेक्शन में यूडीएल क्या था हमारा, डब्ल्यू वाई था। ठीक है, समझ में आ गया। अब इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को हमने इक्वेट किया, इससे हमारा क्या आएगा, इससे हमारा डब्ल्यू एक्स एंड डब्ल्यू वाई के बीच में रिलेशन आएगा, है कि नहीं, क्योंकि 5/384 5/384 कट जाएगा, एल ई आई कट जाएगा, तो डब्ल्यू एक्स क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई इंटू एल वाई अपॉन एल एक्स की पावर 4, है कि नहीं, ये आएगा। अब मैंने बताया था एल वाई तो एल एक्स से बड़ा होता है, बताया था मैंने, एल वाई कौन सा होता है, लॉन्गर स्पैन होता है ना। एक मिनट, एल वाई क्या होता है आपका, लॉन्गर स्पैन होता है कि नहीं। तो इससे क्या पता चल रहा है, मैं बताओ इससे क्या पता चल रहा है,
इससे हमें ये पता चल रहा है कि डब्ल्यू एक्स जो है वो डब्ल्यू वाई से बड़ा है कि नहीं। और ये पावर 4 है, समझ रहे हो। अगर वो 1 पॉइंट समझ लो, अगर 1.5 भी है, अगर एल वाई बाई एल एक्स का रेशियो, तो 1.5 की पावर 4 करोगे तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसका मतलब है डब्ल्यू एक्स जो है वो डब्ल्यू वाई से काफी ज्यादा है, ठीक है। इसलिए हम डिजाइन के लिए हमेशा शॉर्टर स्पैन की वैल्यू यूज करते हैं, ठीक है, एल एक्स की वैल्यू यूज करते हैं। समझ में आ गया। तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो रहा है सब। लोड डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? कोई भी डाउट है इसमें? इसका पूरे 10 का क्वेश्चन आ सकता है आराम से, ठीक है। उसमें आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है, चारों ओर सपोर्ट देने हैं उसको, ठीक है। एल एक्स एल वाई का नॉमेनक्लेचर देना है, ठीक है। फिर बताना है डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको दोनों का डिफरेंशियल निकालना है, कहाँ पर, पी पे, और उसको इक्वेट करना है। उसके बाद आपका डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू वाई के बीच में, डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू वाई के बीच में आपको रिलेशन निकालना है, ठीक है। ये डिफ्लेक्शन हमने इक्वेट किया, ठीक है। ई आई और ई आई कट जाएगा, 5/384 5/384 कट जाएगा, ठीक है। तो डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई इंटू एल वाई बाई एल एक्स की पावर 4, ठीक है। ये आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। सबको याद याद तो क्या है, आपको डिराइव भी करना आना चाहिए और याद भी होना चाहिए, ठीक है। इसी से आप बता पाओगे कि क्यों हम लोग सिर्फ शॉर्टर स्पैन डायरेक्शन में ही डिजाइनिंग मेनली करते हैं वन वे स्लैब में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू एक्स बाई डब्ल्यू वाई, तो डब्ल्यू एक्स इक्वल डब्ल्यू वाई इंटू एल वाई बाई एल एक्स की पावर 4, एल वाई बाई एल एक्स की पावर 4, ठीक है। समझ में आ गया सबको ना, ठीक है। डेरिवेशन में क्या है मोहम्मद अफ्ताब, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है बस, 5/384 डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन ई आई, ठीक है। डेरिवेशन आ सकता है, ठीक है, कोई मनाही नहीं है उसमें। डेरिवेशन बहुत सिंपल डेरिवेशन है। आपको ये डायग्राम याद होना चाहिए, एल बाई एल एक्स याद होना चाहिए, ठीक है। और ये जो आपका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए, ठीक है। बस आपका फॉर्मूला सीधा डिराइव हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, ये रिजल्ट है इस कॉन्सेप्ट का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू एक्स इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए क्या था हमारा, डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई, ये था इक्वेशन ए, है कि नहीं। तो इसमें डब्ल्यू एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे हम, डब्ल्यू वाई इंटू एल वाई बाई एल एक्स की पावर 4, अभी डिराइव किया था हमने, ठीक है। तो हमने पुट कर दिया, ठीक है। ये पुट कर दिया, ये पुट कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, डब्ल्यू वाई कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू वाई कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस एल वाई बाई एल एक्स की पावर 4, ठीक है, इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो इसको आप डब्ल्यू के नीचे भेज देंगे तो डब्ल्यू वाई का वैल्यू आ जाएगा किसके टर्म्स में, डब्ल्यू के टर्म में, ठीक है। तो अगर डब्ल्यू वाई का आंसर अगर आ गया डब्ल्यू के टर्म में, तो आपका डब्ल्यू एक्स का भी वैल्यू आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसी डिराइव हो रहा है ये, ठीक है। तो डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस एल वाई बाई एल एक्स की पावर 4, और डब्ल्यू वाई की जगह आप डब्ल्यू एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो डब्ल्यू एक्स की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी, ठीक है। तो आपको दिख ही रहा है, आपको दिख ही रहा है, ये एक फैक्टर है, पर ये फैक्टर नहीं है, ये एक फैक्टर है, ये फैक्टर है, और डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू वाई के बीच में डिफ्रेंशिएट कर रहा है, ठीक है। और इसी फैक्टर की वजह से डब्ल्यू एक्स जो है हमारा डब्ल्यू वाई से बड़ा होता है, ठीक है, ठीक है। शुभम एलेक्स से क्यों करते हैं, पिछले आधे घंटे से वही पढ़ा रहा हूँ शुभम, कि एलेक्स से क्यों करते हैं। आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा, तो ये देखिए इससे क्या समझाऊँ मैं। डब्ल्यू एक्स आपका डब्ल्यू वाई से काफी ज्यादा बड़ा होता है, डब्ल्यू एक्स आपका डब्ल्यू वाई से बड़ा होता है, ठीक है। कितना बड़ा होता है वो मैंने बताया आपको, डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई इंटू एल वाई बाई एल एक्स की पावर 4, ठीक है। और एल वाई आपका एल एक्स से बड़ा होता है, ठीक है, और यहाँ पर पावर 4 है, इसका मतलब है डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई से काफी ज्यादा बड़ा है, ठीक है। इसलिए हम डब्ल्यू एक्स के टर्म्स में ही डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है। इस और कोई डाउट है इसमें, बताओ, इस कॉन्सेप्ट में जल्दी बताओ, कोई डाउट है। पूरा समराइज कर दिया मैंने आपके सामने शुभम, देखो इसको। किसी और कोई डाउट है, आगे बढ़ेंगे इसके बाद। चलिए एक से आ गया मेरे को, मैं चलता हूँ आगे अब, ठीक है। चलिए
ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये अब हमारे वैल्यूज आ गए। अब हम क्या करेंगे, एल वाई बाई एल एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, एल वाई बाई एल एक्स की वैल्यूज, कुछ वैल्यूज होंगी 2 से ज्यादा और कुछ वैल्यूज होंगी 2 से कम। ठीक है, उस समय ये पता लगेगा कब हमारा डब्ल्यू एक्स कितना बड़ा होता है डब्ल्यू डब्ल्यू वाई से। ठीक है, वो भी पता लगेगा। ठीक है, चलिए। ठीक है, अगर एल वाई बाई एल एक्स 2 है, ठीक है, 2 मतलब जस्ट वो वैल्यू जिसके ऊपर अगर हो तो वो 2 वे 1 वे बन जाएगा, नीचे हो तो 2 वे बन जाएगा। ठीक है, तो डब्ल्यू वाई देखो कितना है, डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू क्या था हमारा टोटल लोड, टोटल लोड का सिर्फ 5% है, देखो 0.05 डब्ल्यू है डब्ल्यू वाई, और डब्ल्यू एक्स है 0.95 डब्ल्यू। दिख रहा है। तो जब एल वाई बाई एल एक्स 2 होता है तो डब्ल्यू एक्स ऑलमोस्ट 95% ऑफ डब्ल्यू होता है। डब्ल्यू क्या है, टोटल लोड है हमारा। ठीक है, तो टोटल लोड का ऑलमोस्ट 95% होता है हमारा डब्ल्यू एक्स। ठीक है, ठीक है। और वन वे कब होता है, जब एल वाई बाई एल एक्स ग्रेटर देन 2 होता है। तो अगर ग्रेटर देन 2 है तो मतलब डब्ल्यू एक्स और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा डब्ल्यू वाई से, इसलिए हम वन वे स्लैब में सिर्फ डब्ल्यू एक्स डायरेक्शन में मेन रिइंफोर्समेंट देते हैं। ठीक है, ये वाला केस समझ में आ गया। बिल्कुल यार, अब टू क्यों नहीं आ सकता, बिल्कुल जा सकता है, मैंने बताया आपको। 2 से अब जाएगा तो वन वे स्लैब बनता है, वो तो 2 से अब जाएगा ही। ठीक है, चलिए, समझ में आया आपको। ठीक है, चलिए। और अगर एल वाई बाई एल एक्स इक्वल टू 1.5 होता है, 1.5 मतलब एल वाई बाई एल एक्स क्या है इसमें, एल वाई बाई एल एक्स आपका लेस देन 2 है, अगर 1.5 हुआ है कि नहीं। अगर लेस देन 2 है तो क्या होगा, टू वे स्लैब होगा। और टू वे स्लैब मैंने बताया था आपको, बेंडिंग आपको दो डायरेक्शन में होती है। तो उसमें क्या होता है, ए एस टी हम एक्स में भी देते हैं, एक्स डायरेक्शन में भी देते हैं, वाई डायरेक्शन में भी देते हैं। ठीक है, ऐसे आपका न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे इसके, पर आपको पता होना चाहिए टू वे स्लैब में क्या होता है। ठीक है, टू वे स्लैब में एक तो एल वाई बाई एल एक्स रेशियो लेस देन 2 होता है। तो अगर लेस देन 2 हुआ, 1.5 हुआ, तो देखो डब्ल्यू वाई कितना होगा, डब्ल्यू वाई 0.16 होगा। पहले 0.05 था तो हमारा एल वाई बाई एल एक्स 2 था, पर जैसे ही 2 से कम हुआ तो देखो 0.05 से 0.16 हो गया। देख रहे हो, तो हमारा डब्ल्यू वाई बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, भले ही डब्ल्यू एक्स छोटा ही है, वो डब्ल्यू एक्स काफी छोटा है अभी भी, पर डब्ल्यू बाई फिर भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसलिए टू वे स्लैब में हम मेन रीइंफोर्समेंट दोनों डायरेक्शन में देते हैं। ठीक है, पर वन वे स्लैब में आपको आपको दिख ही रहा है बहुत सारा डिफरेंस है इसमें, इसलिए वन वे स्लैब में हम सिर्फ एक डायरेक्शन में देते हैं। ठीक है, बिल्कुल यार, दोनों के लिए आ रही है, और दोनों दोनों के लिए है। ठीक है, चलिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर और कम करते हैं हम एल वाई बाई एल एक्स को, तो देखिए जब एल वाई बाई एल एक्स, हाँ, जब एल वाई बाई एल एक्स हमारा 1.0 होता है, तो देखिए अगर 1.0 हुआ और भी कम कर दिया हमने एल वाई बाई एल एक्स को, ठीक है, तो देखिए कितना हो गया, ऑलमोस्ट 50-50% डिस्ट्रीब्यूशन हो गया दोनों में, देख रहे हो। ठीक है, समझ रहे हो ना, इसलिए हम फिर वन वे स्लैब में, टू वे स्लैब में एरिया ऑफ स्टील जो होता है, हम एल एक्स में भी देते हैं, एल वाई में भी देते हैं। ठीक है, किसमें, टू वे स्लैब में। ठीक है, पर वन वे स्लैब में हम लोग सिर्फ एल एक्स डायरेक्शन में देते हैं, क्योंकि मैं दिखाया था आपको, डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई से काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इन्फ्लुएंस पढ़ लेते हैं। If Ly by Lx is greater than or equal to 2, the load carried by shorter span मतलब Lx, ठीक है, shorter span मतलब Lx, और load carried by shorter span मतलब Wx is 95% and the load carried by longer span मतलब Ly is only 5%. ठीक है, so such a slab is designed as slab supported on two edges with bending in one direction only. ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में, शॉर्टर स्पैन डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक है, पहला वाला पढ़ लिया था हमने। ठीक है, उसके बाद है इफ रेशियो इज लेस देन 2, द लोड इज शेयर बाय बोथ द स्पैन एंड सच अ स्लैब इज डिजाइन्ड एज टू वे स्लैब हैविंग बेंडिंग इन बोथ डायरेक्शंस। ठीक है, मैंने बताया था जैसे 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 आपका एल वाई बाई एल एक्स 2 से कम होने लगता है, डब्ल्यू वाई की वैल्यू बढ़ने लगती है। ठीक है, तो इसलिए बेंडिंग फिर हमारा लॉन्गर डायरेक्शन में भी होने लग जाता है। ठीक है, one way slab is subjected to larger bending moment as the load is carried by one span only. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि देखो W इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई होगा। ठीक है, देखो लोड तो उतना ही है, अगर वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो एक डायरेक्शन में लोड कम आएगा, है ना, डब्ल्यू एक्स कम होता जाएगा, है कि नहीं। तो उसमें क्या होगा, बेंडिंग आपकी एक डायरेक्शन में, बेंडिंग आपकी सिर्फ एक डायरेक्शन में ही, दोनों डायरेक्शन में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका बेंडिंग एक डायरेक्शन में कम होगी। पर अगर एक ही स्पैन ले रहा होगा सारा का सारा लोड,
तो उसी स्पैन में बहुत ज्यादा बेंडिंग हो जाएगी। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं कि वन वे स्लैब इज सब्जेक्ट टू लार्जर बेंडिंग मोमेंट एज अ लोड कैरिड बाय वन स्पैन ओनली, while two-way slab is subjected to smaller bending moment since load is distributed along both the directions। ठीक है, वन वे स्लैब में सिर्फ एक ही स्पैन सारा का सारा बेंडिंग मोमेंट डिफ्लेक्शन ले रहा है, पर टू वे स्लैब में आपका एल वाई भी ले रहा है, एल एक्स भी ले रहा है। ठीक है, तो इसलिए बेंडिंग मोमेंट आपकी एक ही डायरेक्शन में कम हो जाती है क्योंकि दोनों में बढ़ चुकी है वो। समझ गए? चलिए यहाँ पे सेशन एंड कर रहा हूँ मैं क्योंकि टाइम अप हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए शुभम ये खुद सोचिए आप, सबने डाउट पूछा है ना, बहुत ऑब्वियस डाउट है, खुद सोचिए कौन ज्यादा इकोनॉमिकल होगा। ठीक है, चलिए मैं सेशन एंड करता हूँ, सेशन 2 का मैं लिंक भेज रहा हूँ। ठीक है, शुभम आप सोचिए उसमें। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए। अब देखिए थर्ड पॉइंट पढ़ रहे थे हम। थर्ड पॉइंट ये था कि वन वे स्लैब इज सब्जेक्ट टू लार्जर बेंडिंग मोमेंट एज द लोड इज कैरिड ओनली बाय वन स्पैन, while the two-way slab is subject to smaller bending moments since load is distributed along both the directions। ये वाला थर्ड पॉइंट समझ में आया सबको? क्यों वन वे स्लैब में बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होगा और क्यों टू वे स्लैब में बेंडिंग मोमेंट कम होगा? सबको समझ में आया ये वाला पॉइंट? समझ में आ गया ना ये वाला पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं है? आ गया ना? अब ये बताओ, अगर अब मेरे को एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, मेरे को उसका नाम याद नहीं पिछले सेशन में, कि टू वे स्लैब ज्यादा इकोनॉमिकल होगा कि वन वे स्लैब ज्यादा इकोनॉमिकल होगा? अब मुझे बताओ कौन ज्यादा इकोनॉमिकल होगा, वन वे स्लैब कि टू वे स्लैब? बताओ, कोई ऐसा ही तुक्का ही लगा दो, समझा दूंगा आपको। ठीक है, टू वे बिल्कुल सही यार राहुल। ठीक है, कैसे? अब देखो क्या हो रहा है, वन वे स्लैब में आपका क्या है, वन वे स्लैब में एल वाई भी है, एल एक्स भी है। ठीक है, पर एल वन वे में एल वाई बाई एल एक्स आपका ग्रेटर देन टू है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, आपका एल वाई में जो डब्ल्यू वाई आ रहा है वो काफी छोटा आ रहा है। ठीक है, वो डब्ल्यू एक्स से काफी छोटा आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका एल वाई डायरेक्शन में बेंडिंग नहीं हो रही है। सारा का सारा लोड आपका डब्ल्यू एक्स में चला जा रहा है, 95% से भी ज्यादा। ठीक है, देखा था हमने 95% से भी ज्यादा आपका लोड जो है डब्ल्यू एक्स में चला जा रहा है कि नहीं? उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका ज्यादा बेंडिंग कहाँ हो रही है, डब्ल्यू एक्स की डायरेक्शन में हो रही है। तो एक्स डायरेक्शन सारा का सारा ले ले रहा है, बट एल जो वाई डायरेक्शन में आपने एल वाई दे रखा है वो बेंड ही नहीं कर रहा है, वो बेंड ही नहीं कर रहा है ना, तो उसका यूज ही नहीं हो रहा है। कंक्रीट हम किस लिए डाल रहे हैं, बीम या स्लैब किस लिए डाल रहे हैं, कि बेंडिंग हो, ताकि वो लोड ले। पर एल वाई डायरेक्शन का वाला स्पैन तो लोड ले ही नहीं रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, आपका एल वाई डायरेक्शन में जो कंक्रीट दिया आपने, जो स्पैन दिया है वो वेस्ट जा रहा है क्योंकि बेंडिंग हो नहीं रही है। और एल एक्स डायरेक्शन वाला जो स्पैन है वो छोटा है, वो सारा का सारा लोड ले रहा है, वो सबके सब बेंडिंग कर रहा है, इसलिए बेंडिंग मोमेंट भी ज्यादा है उसमें, है ना? तो इसलिए वन वे स्लैब जो है आपका टू वे स्लैब से कम इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि वन वे स्लैब में आपका एल बाई जो है वो वेस्ट जा रहा है। ठीक है, वो बेंडिंग हो ही नहीं रही है उसमें। ठीक है, इसलिए देखोगे जो भी स्लैब आपका होता है वो जनरली डिजाइनर ट्राई करता है कि इसमें एल वाई बाई एल एक्स रेशियो जो हो वो लेस देन टू हो, ताकि वो टू वे स्लैब जैसा एक्ट करे। ठीक है, इसलिए टू वे स्लैब इज मोर इकोनॉमिकल देन वन वे स्लैब। ठीक है, चलिए, डेप्थ ऑफ वन वे स्लैब इज मोर देन डेप्थ ऑफ टू वे स्लैब। आपको पता है डेप्थ कैसे निकालते हैं? डेप्थ का क्राइटेरिया क्या है? डेप्थ बेंडिंग मोमेंट से निकालते हैं डेप्थ, है ना? बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, फिर हम डी निकालते हैं, है कि नहीं? तो ऑब्वियस सी बात है वन वे स्लैब का डेप्थ जो होगा वो ज्यादा होगा टू वे स्लैब से, है कि नहीं? समझ गए? तो क्योंकि बेंडिंग मोमेंट आपका वन वे का ग्रेटर देन टू वे होता है, इसलिए डेप्थ भी आपका वन वे का टू वे से ज्यादा होगा। ठीक है, तो एक तो एल वाई यूज भी नहीं हुआ, ऊपर से डी भी ज्यादा यूज, डी भी हमें इफेक्टिव डेप्थ याद देना पड़ा उसमें। ठीक है, तो इसलिए वो कम इकोनॉमिकल होता है एज कंपेयर टू आपका टू वे स्लैब। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, चलिए सबको दिख रहा है ना ये स्लाइड शो? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए आप लोग? लोड डिस्ट्रीब्यूशन समझ के डब्ल्यू वाई से ज्यादा क्यू होता है। ठीक है, और क्यू वन स्लैब में हम सिर्फ और सिर्फ एल एक्स के डायरेक्शन में मेन रिइंफोर्समेंट देते हैं। ठीक है, और क्यों वन वे स्लैब आपका टू वे स्लैब के कंपैरिजन में कम इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, पर फिर से याद दिला रहा हूँ, आपका सिर्फ और सिर्फ वन वे स्लैब का एनालिसिस और न्यूमेरिकल के सिलेबस में है, टू वे स्लैब का एनालिसिस या न्यूमेरिकल के सिलेबस में नहीं है, उसका सिर्फ थ्योरी आपके सिलेबस में है। ठीक है, वो पढ़ा दूंगा मैं आपको, बट अभी हम टू वे स्लैब का एनालिसिस और न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स देखिए, वन वे में एल वाई बाई एल एक्स ग्रेटर देन 2 होता है, ठीक है, टू वे में लेस देन 2 होता है, बेंडिंग टू वे में बोथ डायरेक्शन में होती है, वन वे में सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है, डेप्थ रिक्वायर्ड मैंने बताया था वन वे ज्यादा होता है, डेप्थ रिक्वायर्ड टू वे कम होता है, ठीक है। मेन स्टील सिर्फ और सिर्फ शॉर्टर स्पैन डायरेक्शन मतलब एल एक्स में देते हैं, और मेन स्टील टू वे में बोथ द स्पैन दोनों डायरेक्शन में एल वाई में भी देते हैं, एल एक्स में भी देते हैं, ठीक है। लेस इकोनॉमिकल एज थिकनेस इज मोर एंड अमाउंट ऑफ स्टील इज ऑल्सो मोर, है कि नहीं, थिकनेस ज्यादा होगा क्योंकि बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है, और बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है तो एरिया ऑफ स्टील भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। मोर इकोनॉमिकल एज थिकनेस ऑफ स्लैब इज लेस, है ना, क्योंकि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कम है, दोनों स्पैन में बढ़ गया वो, ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ स्टील रिक्वायर्ड इज ऑल्सो लेस, ठीक है। ये डिफरेंसेस को याद होने चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन आएगा, ये पांचों के पांचों पॉइंट चाहिए मुझे उसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी कुछ रिकमेंडेशंस हैं, इन्हीं के बेसिस पे आपका डिजाइनिंग होगा, ठीक है। रिकमेंडेशन है कि कितना रीइंफोर्समेंट होना चाहिए, कितना स्पेसिंग होना चाहिए उनके बीच में, ठीक है, उसके हिसाब से डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया भी है इसमें, ठीक है। डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया को याद होगा, 7 था एल बाई डी रेशियो मैंने बताया था, नॉट ग्रेटर देन 7 आपका कैंटिलीवर के लिए, नॉट ग्रेटर देन 20 आपका सिंपली सपोर्ट के लिए, और नॉट ग्रेटर देन 26 इसलिए आपका कंटिन्यूस के लिए, ठीक है। वन वे स्लैब में आपका यही वैल्यूज यूज होंगे, ठीक है, वन वे स्लैब में आपका यही वैल्यूज यूज होंगे, टू वे स्लैब में ये वैल्यूज अलग है, वो क्या है बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। बाकी उसका यूज तो है नहीं क्योंकि न्यूमेरिकल आपके उसमें आएंगे नहीं, बट आपको पता होना चाहिए वो वैल्यूज, क्योंकि वो वैल्यूज पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले इफेक्टिव स्पैन में बताया था, इफेक्टिव स्पैन क्या होता है, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल नॉट प्लस डी या एल नॉट प्लस डब्ल्यू, ठीक है। इसमें भी जो भी स्मॉलर होता है, जो भी स्मॉलर होता है वो क्या बन जाता है, एल इफेक्टिव, ठीक है। डी क्या होता था, इफेक्टिव होता था हमारा, है कि नहीं, और डब्ल्यू क्या होता था हमारा, विड्थ ऑफ सपोर्ट, है कि नहीं, विड्थ ऑफ सपोर्ट, ठीक है। तो यही सेम चीज यहाँ पर भी रिपीट होगी, ठीक है, वही सेम चीज लिखी हुई आएगी आपके सामने अभी, ठीक है। चलिए, और सिंपली सपोर्टेड स्लैब, ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए था, ठीक है। मैं आपको याद है उसके उसके बाद मैंने कंटिन्यूस स्लैब के लिए बताया था, कंटिन्यूस बीम के लिए, तो वही कंटिन्यूस बीम के लिए जो मैंने बताया था वही आपका कंटिन्यूस स्लैब में रिपीट हो जाएगा, ठीक है। जो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए मैंने बताया था एल नॉट प्लस डी या एल नॉट प्लस डब्ल्यू, वही सेम चीज सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए रिपीट हो जाएगा, ठीक है। इफेक्टिव स्पैन इज टेकन एज स्मॉलर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सेंटर ऑफ सपोर्ट, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एल नॉट प्लस डब्ल्यू, ठीक है, या फिर क्लियर डिस्टेंस, यही होता है एल क्लियर, है कि नहीं, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट प्लस द इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, मतलब एल नॉट प्लस डी, ठीक है। इसमें से जो भी आपका स्मॉलर है, ठीक है, वो आपको क्या हो जाएगा, इफेक्टिव स्पैन हो जाएगा, इसके लिए सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या था आपका कंटिन्यूस बीम था, तो वैसे ही आपका आप यहाँ पर आगे कंटिन्यूस स्लैब, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला केस मैंने बताया था, अगर आपका विड्थ ऑफ सपोर्ट 1/12 एल क्लियर का 1/12 से कम है, ठीक है, ठीक है, मतलब आपका जो विड्थ ऑफ सपोर्ट है इज लेस देन एल नॉट बाई 12, ठीक है, विड्थ ऑफ सपोर्ट इज लेस देन एल नॉट बाई 12, ठीक है, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 600 mm को याद होगा, ठीक है, 600 mm या फिर एल नॉट बाई 12, जो भी छोटा है उससे कम है अगर, ठीक है, उससे क्या है, कम, तो क्या होगा इफेक्टिव स्पैन वही होगा जो हमने सिंपली सपोर्टर के लिए पढ़ा था, ठीक है। कंटिन्यूअस स्लैब के लिए अगर विड्थ ऑफ सपोर्ट लेस देन एल नॉट बाई 12, एल नॉट क्या है आपका, क्लियर लेंथ, ठीक है, क्लियर लेंथ, ठीक है, एल नॉट बाई 12 से कम है तो आपका इफेक्टिव स्पैन वही होगा जो हमने सिंपली सपोर्टर के लिए पढ़ा है, ठीक है। पर यदि अगर आपका डब्ल्यू एल नॉट बाई 12 या 600 mm विच एवर इज लेस, ठीक है, अगर आपका एल नॉट बाई 12 600 mm से ज्यादा हो गया, ठीक है, तो आप फिर 600 mm से कंपेयर करोगे किसको, विड्थ ऑफ सपोर्ट को, ठीक है। तो अगर विड्थ ऑफ सपोर्ट आपका 600 mm या फिर एल नॉट बाई 12 विच एवर इज लेस उससे ज्यादा हो, तो इफेक्टिव स्पैन क्या होता है, सबको याद है ना, क्या होता था, फॉर एंड स्पैन या फिर इंटरमीडिएट स्पैन मतलब जैसे आपका ये आपका स्लैब है, ठीक है, ये आपका स्लैब जा रहा है आगे जा रहा है, ये आगे गया, इंटरमीडिएट ये है आपका इंटरमीडिएट स्पैन मतलब बीच वाला स्पैन, है कि नहीं। तो इंटरमीडिएट स्पैन के लिए क्या होता था, इंटरमीडिएट स्पैन के लिए आपका होता था इफेक्टिव स्पैन शैल बी द क्लियर स्पैन बिटवीन द सपोर्ट, ठीक है, ये आपका इफेक्टिव स्पैन होता था, सबको याद है ना ये, आपका इंटरमीडिएट स्पैन के लिए।
और एंड स्पैन के लिए समझ लीजिए अगर यहाँ पे खत्म हो रहा है आपका, तो एंड स्पैन के लिए क्या होता था, आपको याद है? अगर ये आपका W है तो एंड स्पैन के लिए क्या होता था, एल नॉट प्लस D/2 या विड्थ ऑफ सपोर्ट का हाफ, ठीक है। और एंड स्पैन मतलब, एंड स्पैन मैंने बताया था आपको, ये आपकी बीम चली आ रही दूर से कहीं, ठीक है, और यहाँ पर आपका एंड हो गया स्पैन का, ठीक है, और यहाँ पे इसका इफेक्टिव डेप्थ है D, ठीक है, और ये आपका विड्थ ऑफ सपोर्ट W, ठीक है, और ये आपका L क्लियर है, ठीक है, L नॉट या L क्लियर, ठीक है। तो क्या होगा, L नॉट प्लस D/2 या L नॉट प्लस W/2, विच एवर इज स्मॉलर, ठीक है। इसके लिए कंटिन्यूस, सबसे पहले बात कंटिन्यूस स्लैब के लिए, और कहाँ पर, एंड स्पैन में, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ये एंड फ्री है आपका और ये एंड सपोर्टेड है, ठीक है। तो इसमें L नॉट प्लस D/2 या L नॉट प्लस W/2 विच एवर इज स्मॉलर, ठीक है। For end span with one end free and the other end continuous, the effective span shall be equal to clear span plus half the effective depth of slab or clear span plus half the width of discontinuous support, whichever is less, ठीक है। तो ये सब समझ में आया सबको? कुछ डाउट है तो बताओ, इंपॉर्टेंट है ये। बीम की तरह ही थे सारी चीजें, ठीक है, सब चीजें बीम की तरह ही थे, बस स्लैब आ गया इसमें पॉइंट नॉमेनक्लेचर में, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। ये स्लाइड समझ में आया? ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया सबको? ठीक है, नहीं न्यूमेरिकल नहीं करेंगे यार टू वे स्लैब में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव स्पैन समझ में आ गया, चलिए। उसके बाद डिफ्लेक्शन कंट्रोल। डिफ्लेक्शन कंट्रोल मैंने बताया था, डिफ्लेक्शन कंट्रोल किससे होता है, L/D रेशियो से। किससे होता है, L/D रेशियो से, ठीक है। बस वही यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, ठीक है। फॉर स्लैब द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट आर स्पेसिफाइड बाई मैक्सिमम L/D रेशियो, ठीक है। इसमें आपको पता है 3 मॉडिफिकेशन फैक्टर होते थे, K1, K2 और K3। K1 किस लिए होता था आपका, अगर 10 बाई स्पैन, ये होता था आपका अगर स्पैन आपका 10 मीटर से ज्यादा है। और K2 किसकी वजह से होता था, आपका एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन की वजह से, ठीक है। और किससे निकालते थे हम, एफ एस की वैल्यू से। एफ एस क्या होता था, 0.58 इंटू ए एस टी रिक्वायर्ड अपॉन ए एस टी प्रोवाइडेड, याद है सबको, ठीक है। एफ एस सी और परसेंटेज एरिया ऑफ स्टील, इसके हिसाब से हम निकालते थे K2, और K3 को पता ही है किसकी वजह से होता था, आपका कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट की वजह से, ठीक है। तो वही सेम चीज, सेम रूल्स यहाँ पे फॉलो होंगे, ठीक है। वही ये 3 रूल्स और ये 7, 20 और 26 यहाँ फॉलो, किसके लिए फॉलो होंगे, वन वे स्लैब के लिए। किसके लिए, ये वन वे स्लैब के लिए, ठीक है। टू वे स्लैब के लिए ये वैल्यूज अलग होते हैं, आपको सिर्फ वैल्यूज याद रखने हैं, यूज कहीं पर नहीं आएंगे क्योंकि टू वे स्लैब को न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। वन वे स्लैब के लिए आपके ये वैल्यूज यूज होते हैं, ठीक है। कैंटिलीवर स्लैब हो, सिंपल सपोर्टेड स्लैब हो, कंटिन्यूअस स्लैब हो, उसके हिसाब से आपका इफेक्टिव स्पैन क्या है मैंने बता दिया था। उसके बाद रिफ्लेक्शन कंट्रोल, L/D रेशियो आपके 7, 20, 26 जो हमारे बीम में फॉलो होते थे वही चीज यहाँ फॉलो होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर स्पैन ग्रेटर देन 10 मीटर द अबव वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय 10 बाई स्पैन, मैंने बताया था आपको, ये मैंने ये बता दिए हैं, ठीक है, ठीक है। और ये थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ये डी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर टू वे स्लैब है और अगर इन केस टू वे स्लैब का आपको डिप्रेशन कंट्रोल करना पड़े कभी, ठीक है, वैसे न्यूमेरिकल नहीं आना चाहिए, पर मैं बता रहा हूँ कि टू वे स्लैब में अगर डिप्रेशन कंट्रोल करते हैं हम, तो जो L/D रेशियो होता है उसमें L जो होता है वो LX यूज करते हैं। मैंने बताया था आपको, चाहे वन वे स्लैब हो चाहे टू वे स्लैब हो, डिप्रेशन कंट्रोल, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, शेयर, सब चीज के लिए हम LX यूज करते हैं, शॉर्टर स्पैन को यूज करते हैं, ठीक है। तो L/D रेशियो भी आपका वन वे स्लैब में तो पता ही है आपको LX यूज करेंगे, पर अगर टू वे स्लैब में कभी यूज करो, आगे जाके कभी टू वे स्लैब पढ़ो, अभी तो सिलेबस में नहीं है, आगे जाके कभी करो तो उसमें देखोगे LX यूज होता है उसमें, ठीक है, आपका इफेक्टिव स्पैन के लिए, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ रेशियो के लिए, ठीक है। चलिए, फॉर टू वे स्लैब ऑफ स्मॉल स्पैन मतलब 3.5 मीटर तक विथ माइल्ड स्टील रिइंफोर्समेंट, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है ना। आपको टू वे स्लैब का न्यूमेरिकल आ नहीं रहा है, बट टू वे स्लैब की थ्योरी यही है, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये 7, 20 एंड 26 ये किस लिए था, वन वे स्लैब के लिए। और टू वे स्लैब के लिए LX2 ओवरऑल डेप्थ रेशियो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये क्या होता था, ये L/D रेशियो था, ठीक है। तो इसमें हमें गिवन नहीं है कि ये इफेक्टिव डेप्थ है कि ओवरऑल डेप्थ है, ठीक है, ये IS कोड ने हमें नहीं बताया है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर, आपको क्या मानो, ठीक है। जनरली ज्यादातर बुक्स इसको इफेक्टिव डेप्थ ही बोलते हैं, ठीक है।
ज्यादातर बुक्स इसको इफेक्टिव डेप्थ ही बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एल बाई डी रेशियो है, ये जो डी है स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है। पर जो टू वे स्लैब के लिए जो रेशियोज है वो एल बाई डी होता है, बड़ा डी, ठीक है। ये आईएस कोड में स्पेशली मेंशन्ड है कि वो ओवरऑल डेप्थ है, ठीक है। एल शॉर्टर स्पैन मतलब एल एक्स बाई ओवरऑल डेप्थ, ठीक है। तो वन वे में क्या होता था, एल बाई डी, जिसमें ये स्मॉल डी था, स्मॉल डी मतलब इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। वैसे आईएस कोड ने स्पेशली मेंशन नहीं किया है, बट जो कि ये स्मॉल डी है इसलिए हम इसको इफेक्टिव डेप्थ मानते हैं, ठीक है। पर जो आपका टू वे स्लैब के लिए जो रेशियोज ने दिए हैं वो एल बाई बड़ा डी का दिया है, क्या दिया है, एल बाई बड़ा डी, बड़ा डी मतलब ओवरऑल डेप्थ, ठीक है। कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए इसका क्या क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड, अगर सिंपली सपोर्टेड टू वे स्लैब हो तो एल एक्स बाई ओवरऑल डेप्थ आपका 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कौन सा रीइंफोर्समेंट है, माइल्ड स्टील रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। स्पैन आपका 3.5 मीटर से कम है, चाहे वो एल एक्स हो चाहे एल एक्स का स्पैन जो है वो 3 एल एक्स इज लेस देन 3.5 मीटर, ठीक है। माइल्ड स्टील रीइंफोर्समेंट है, और जो लोड है, लोड मतलब डब्ल्यू, आपका 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम है, ठीक है। और लोडिंग अप टू 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए, 4 चीजें, एक तो टू वे स्लैब 3.5 मीटर के स्पैन से कम, माइल्ड स्टील रीइंफोर्समेंट, लोडिंग आपका 3 किलो न्यूटन या 3000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम, ठीक है। और एल एक्स बाई ओवरऑल डेप्थ, ठीक है, बड़ा डी, ठीक है, ठीक है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टू वे स्लैब का न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बट थ्योरी में ये सब आता है, ठीक है ना, ये सब पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्या क्या वैल्यूज है, 35 सिंपली सपोर्टेड के लिए, और कंटिन्यूस स्लैब के लिए 40। आप बोलोगे सर ये तो माइल्ड रीइंफोर्समेंट के लिए है, एच वाई एस डी हुआ तो क्या करेंगे, ठीक है। एच वाई एस डी हुआ तो क्या करोगे आप, इन्हीं वैल्यूज को 0.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 0.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। और वही वैल्यूज फिर टू वे स्लैब विथ एच वाई एस डी बार के लिए हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। देखिए, फॉर हाई स्ट्रेंथ रिफॉर्म बार मतलब एच वाई एस डी द वैल्यूज गिवन अबव मतलब यही 35 एंड 40, 35 एंड 40 की बात हो रही है, ठीक है। should be multiplied by 8.8, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला स्लाइड, किसी को डाउट है, चैट पे कोई डाउट है, एक आध बंदा बोल दो क्लियर है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर होना चाहिए, मैंने बता दिया काफी सही आपको, ठीक है। आपको बस ये ध्यान होना चाहिए कि वन वे स्लैब में एल बाई इफेक्टिव डेप्थ होता है एल बाई डी 7, 20 एंड 26, ठीक है। और टू वे स्लैब के लिए अप टू 3.5 मीटर स्पैन विद माइल्ड स्टील रीइंफोर्समेंट, शॉर्टर स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ रेशियो आपका होता है, ठीक है, एल बाई बड़ा डी, ठीक है। लोड आपका टू वे स्लैब में इससे ज्यादा लोड नहीं आता है एक डायरेक्शन में, ठीक है शुभम, क्योंकि उसमें लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे वाले केस नहीं आते हैं जिसमें आपके स्लैब में लोड आपका 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा हो, क्योंकि उसमें लोड इफेक्टिवली एल वाई और एल एक्स दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए डिजाइन ही ऐसा किया जाता है कि इतना लोड ना आ पाए उससे, ठीक है शुभम। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद है रीइंफोर्समेंट इन स्लैब, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है मिनिमम रीइंफोर्समेंट, ठीक है। मिनिमम रीइंफोर्समेंट आपका 0.15% एंड 0.12%, क्या है ये चीज, एएसटी मिनिमम जो होता है ना, परसेंटेज पता है कैसे निकालते हैं आपको, एएसटी अपॉन बी इंटू डी, ठीक है। डी इफेक्टिव डेप्थ और बी क्या है 1 मीटर स्लैब के लिए, ठीक है। तो ये जो है आपका 0.15% या 0.12%, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 0.15% किसके लिए, माइल्ड स्टील के लिए, एंड 0.12% किसके लिए, एच वाई एस डी बार्स के लिए, ठीक है। तो ये मिनिमम रीइंफोर्समेंट इतना तो होना ही चाहिए, 0.15% और 0.12%, ठीक है। 0.15% किस लिए, माइल्ड स्टील के लिए, 0.12% किस लिए, एच वाई एस डी बार्स के लिए, ठीक है। ये चीज सेम चीज लिखी हुई आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट इन ईदर डायरेक्शन, ठीक है, ईदर नहीं है ये, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ई है यहाँ पे, इन ईदर डायरेक्शन मतलब एल वाई में भी और एल एक्स में भी, दोनों में, ठीक है, चाहे वन वे स्लैब हो या टू वे स्लैब हो, ठीक है। इन अ स्लैब शुड नॉट बी लेस देन 0.15% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया, सॉरी हाँ, वो बी डी है, ठीक है, बी बड़ा डी, इफेक्टिव डेप्थ नहीं है वो, बी डी है,
ठीक है, बी इंटू ओवरऑल डेप्थ, ठीक है। इसका 0.15% से कम नहीं होना चाहिए रीइंफोर्समेंट, ठीक है, ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया इन केस ऑफ माइल्ड स्टील रीइंफोर्समेंट एंड 0.12% इन केस ऑफ HYSD रीइंफोर्समेंट, ठीक है। इस लाइन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए ऐसे तो, ठीक है, आया तो बता देना, ठीक है। चलिए, मिनिमम रीइंफोर्समेंट हो गया। फिर मैक्सिमम डायामीटर, ठीक है, मतलब स्लैब में मैक्सिमम कितने डाया का आप बार यूज कर सकते हो, ठीक है, वो होता है आपका द मैक्सिमम डायमीटर इन अ बार शुड नॉट एक्सीड 1/8, ठीक है, 1/8 ऑफ टोटल थिकनेस, ठीक है, टोटल मतलब डी, बड़ा डी, ठीक है। तो अगर ओवरऑल डेप्थ आपका 200 है तो 200/8 करोगे आप, ठीक है, कितना आएगा, 200/8, ये आ जाएगा 25 mm, ठीक है। तो उस लैब में आपका 25 mm से ज्यादा का बार यूज नहीं कर सकते, ठीक है, समझ गए। तो दो चीजें पढ़ ली हमने, मिनिमम रीइंफोर्समेंट, मैक्सिमम डायमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने बताया था आपका, जैसे ये आपका LX है और ये आपका LY है, तो मेन जो रीइंफोर्समेंट होता है वो LX की डायरेक्शन में होता है, ठीक है, LX की डायरेक्शन में, ठीक है। पर हम LY डायरेक्शन में भी रीइंफोर्समेंट देंगे वन वे में, ठीक है, कितना देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट होगा वो। क्यों होता है, क्योंकि देखो आपका कंक्रीट है तो उसमें पानी होगा, पानी पानी हुआ कंक्रीट में, जब कंक्रीट डालोगे तो पानी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएगा तो इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट की वजह से क्या होगा, कंक्रीट सिकुड़ेगा, है ना, श्रिंक होगा। तो श्रिंक की वजह से टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगे उसमें, वो किस डायरेक्शन में आएगा, LX डायरेक्शन में आएगा कि LY डायरेक्शन में आएगा वो नहीं पता हमें, है ना। तो इसलिए अगर LY डायरेक्शन में कभी चेंज हो गया, उसकी वजह से अगर टेंसाइल स्ट्रेस आ गया कंक्रीट पे, ठीक है, तो उसके वजह से उसको भी झेलने के लिए हमें रीइंफोर्समेंट देना पड़ता है, ठीक है। वो कितना होता है, वो इतना ही होता है, जो 0.15 एंड 0.12% दिया हुआ है ना, इतना ही होता है, ठीक है। ये हम यहाँ पे LY डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट दे देते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है, ये देते हैं, कितना होता है वो 0.15% या 0.12%। ये जो मिनिमम रीइंफोर्समेंट का क्लॉज है ना, ये इसलिए है, ठीक है ना, ताकि अगर आपको किसी भी डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट देना पड़े तो वो इन वाले वैल्यूज से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 0.15% या 0.12%, वो डिपेंड करेगा कौन से टाइप का आपका बार है, ठीक है। चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन लॉन्गर स्पैन मतलब LY और बड़े स्लैब। द स्टील इज एज पर क्राइटेरिया 1, मैंने बताया था क्राइटेरिया 1 जो है वो मेनली आपका डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट का एरिया चेक करने के लिए होता है, गिवन अबव, ठीक है, 0.15% माइल्ड स्टील के लिए, 0.12% HYSD के लिए, ठीक है। फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन बार मोटा मोटा बताया आपको, श्रिंकेज के लिए होता है, श्रिंकेज की वजह से अगर टेंसाइल स्ट्रेस आया या फिर टेम्परेचर की वजह से, लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर की वजह से कंक्रीट सिकुड़ा या कंक्रीट एक्सपैंड हुआ, तो उसके वजह से भी टेंसाइल स्ट्रेसेस आ सकते हैं, तो उसको भी झेलने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट हम देते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट द कॉन्सेंट्रेटेड लोड कमिंग ऑन द स्लैब टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट श्रिंकेज एंड टेम्परेचर स्ट्रेसेस, ठीक है, बताया था मैंने आपको, टू कीप द मेन स्टील बार्स इन पोजीशन, मतलब जो मेन स्टील बार्स है वो हटे ना, तो उसके मतलब वो ऊपर नीचे ना हो, जिस जहां पर देखो क्या होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आपका ये स्लैब का क्रॉस सेक्शन है समझ लीजिए, ठीक है, तो सबसे पहले हम मेन रीइंफोर्समेंट देते हैं, ठीक है, तो एक मिनट रुको, हाँ, ठीक है, सबसे पहले हम मेन रीइंफोर्समेंट मेन कैसे देते हैं, बीम की तरह, जैसे बीम में देते थे मेन रीइंफोर्समेंट ऐसे, ठीक है, और इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर एक मिनट, हाँ, इसके ऊपर हम देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट। आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैंने मेन रीइंफोर्समेंट को लाइन से बनाया है और डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट गोला से बनाया है, समझ में आ रहा है ना क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है ना, ऐसे करके जा रहा है ये, ठीक है, 3D में देखोगे तो, ठीक है, क्योंकि मेन रीइंफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट 90 डिग्री के एंगल में होता है, समझ गए। तो इसको मेन स्टील के ऊपर रखा जाता है, ठीक है, ताकि मेन स्टील अपने पोजीशन से हटे ना, ठीक है। बीम में ये प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि बीम में बार इतने लंबे नहीं होते, ठीक है, ठीक है, बीम में बार एक अपने आपका जो मेन रीइंफोर्समेंट होता है वो इतना लंबा नहीं होता है, ठीक है, या फिर इतने लंबे स्पैन में नहीं होता है, ठीक है, समझ गए। चलिए,
डिस्ट्रीब्यूशन स्टील इज केप्ट अबव द मेन स्टील एंड इज नॉट प्रोवाइडेड विद हुक एट द एंड। ठीक है, हम लोग मेन स्टील में हुक देते थे ना, डेवलपमेंट लेंथ का क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने के लिए हुक देते थे 45 डिग्री का, 90 डिग्री का, 135 डिग्री का, तो वो हुक्स हमारे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में हम नहीं देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ये वाले 3 क्लॉज समझ में आ गए, मिनिमम रीइंफोर्समेंट, मैक्सिमम डायमीटर, डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट। ठीक है, समझ में आ गया मेरे ख्याल से। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, चलिए अब स्पेसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो स्पेसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट 3D, मैक्सिमम स्पेसिंग जो होती है वो होती है 3D। डी आपका इफेक्टिव डेप्थ है। ठीक है, 3D या 300 mm किस लिए, मेन रीइंफोर्समेंट के लिए। ठीक है, इससे ज्यादा स्पेसिंग आपकी मेन रीइंफोर्समेंट की नहीं हो सकती। और 5D या 500 mm किस लिए, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट की मैक्सिमम स्पेसिंग आपकी 5D या 500 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इन दोनों में जो भी स्मॉलर होगा ना वैल्यू, उसको यूज करेंगे। ठीक है, विच एवर इज स्मॉलर। ठीक है, 3D या 300 विच एवर इज स्मॉलर, उसको हम यूज करेंगे मेन रीइंफोर्समेंट के मैक्सिमम स्पेसिंग की वैल्यू को मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, चलिए द मिनिमम। ठीक है, तो स्पेसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट पहले तो पढ़ते हैं मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, मिनिमम कितना बार के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल मेन बार शैल नॉट बी लेस देन डायमीटर ऑफ बार। ठीक है, अगर आपके मेन रीइंफोर्समेंट में आपको 16 mm का बार भी यूज कर रहे हो, 20 mm का बार भी यूज कर रहे हो, तो 20 mm का बार जो है उसका डायमीटर है, वो आपका मिनिमम डिस्टेंस होगा सब बार के बीच में। ठीक है, या फिर 5 mm more than the nominal maximum size of coarse aggregate used in concrete। ठीक है, जो भी आपका कोर्स एग्रीगेट अब यूज कर रहे हो आरसीसी में, उस उन कोर्स एग्रीगेट के साइजेस में जो मैक्सिमम साइज होगा, उस साइज का उस वो साइज प्लस 5 mm। ठीक है, या तो वो वाला वैल्यू या फिर आपका जो डायमीटर है, मैक्सिमम डायमीटर, उन दोनों में से जो बड़ा है उसको यूज करेंगे। ठीक है, मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना होना चाहिए। ठीक है, थ्योरेटिकल है, समझ में आ ही रहा होगा आपको। ठीक है, सेकेंड वाला क्राइटेरिया इसलिए है क्योंकि जब आपका स्टील बिछने के बाद कंक्रीट आप पोर इन करोगे तो कंक्रीट का कोई एग्रीगेट फंस ना जाए रीइंफोर्समेंट के बीच में। ठीक है, इसलिए रीइंफोर्समेंट के बीच का स्पेसिंग जो है वो मैक्सिमम एग्रीगेट के साइज से 5 mm ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बारे में बात कर ली। फिर वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट। ठीक है, वैसे तो स्लैब में 2 लेयर ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट इनकेस अगर डालने की जरूरत पड़ी तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट शैल बी मोर देन 15 mm, या फिर और भी बी में ही पढ़ा था हमने, बी में ही पढ़ा था कि नहीं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस दोनों के बारे में पढ़ा था हमने, है कि नहीं। और दोनों क्राइटेरिया सेम ही थे, वही सेम क्राइटेरिया यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, मैंने बीम के वक्त पढ़ाया था आपको मिनिमम डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल में और मिनिमम डिस्टेंस वर्टिकल में। ठीक है, 15 mm और 2/3 ऑफ द मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट या फिर मैक्सिमम साइज ऑफ बार। ठीक है, मैक्सिमम साइज ऑफ बार, देखो ये वाला दो क्राइटेरिया तो इसमें भी रिपीट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में भी वर्टिकल में भी। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में आपका मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट से 5 mm ज्यादा होना चाहिए स्पेसिंग, पर वर्टिकल डिस्टेंस में आपका मैक्सिमम साइज ऑफ नॉमिनल एग्रीगेट का 2/3 हो तो भी चलेगा। ठीक है, ये सेम चीज मैंने बीम में बताई थी। ठीक है ना, रिपीट ही हो रहा है ये वाला टॉपिक। ठीक है, सेम चीज मैंने बीम में बताई थी, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो वर्टिकल डिस्टेंस में क्या क्या 3 क्राइटेरिया है, 15 mm या 2/3 ऑफ द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट या मैक्सिमम साइज ऑफ द बार। ठीक है, समझ गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैक्सिमम डिस्टेंस मैंने बता दिया था आपको मेन रीइंफोर्समेंट के लिए 3D या 300 mm। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए 5 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ या 450, सॉरी यार मैंने 500 बता दिया शुरुआत में, गलत था, 450 है। ठीक है, 5D या 450 mm फॉर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, 3D या 300 mm फॉर मेन स्टील। ठीक है, आपको ये क्राइटेरिया याद होने चाहिए। ठीक है ना, ये लिखने के लिए आ सकता है पूरा का पूरा। ठीक है ना, तो मिनिमम मिनिमम स्पेसिंग मैंने बात कर ली, मैक्सिमम स्पेसिंग मैंने बात कर ली हमने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कवर, कवर तो मैंने बताया था आपको, वैसे तो देखो स्लैब में 15 to 20 mm के बीच का कवर देते हैं हम। ठीक है, तो पर मिनिमम कवर मैं आपको कंडीशंस बताए थे, एक्सपोजर कंडीशंस माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, उसके हिसाब से मिनिमम कवर क्या 20 mm कवर था मिनिमम। तो 20 mm कवर तो स्लैब के लिए आप रखोगे ही रखोगे। ठीक है, और फिर अगर कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है कि
मॉडरेट कंडीशन है या एक्सट्रीम कंडीशन है, उसके साथ से आपको वो टेबल नंबर 16 पेज नंबर 47, ठीक है, अपना IS कोड का देख लेना। उस कंडीशंस के हिसाब से आपको क्लियर कवर फिर उसका बढ़ाते रहना है स्लैब का, ठीक है। तो 20 mm तो माइल्ड के लिए है ही, तो वो तो यूज करोगे ही, पर अगर माइल्ड से ज्यादा टफ कंडीशंस गिवन है क्वेश्चन में तो उसके हिसाब से आप कवर उसका चेंज करोगे, ठीक है। चलिए, फिर बेंट अप बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा आपका ये स्लैब है, ठीक है। तो स्लैब में हमने रीइंफोर्समेंट दिया, उसके बाद कुछ रीइंफोर्समेंट को ना बेंट अप कर देते हैं। क्या करते हैं हम? बेंट अप। बेंट अप तो पता ही है आपको, शेयर में पढ़ा था हमने, शेयर में, ठीक है। तो ये बेंट अप कहाँ पर करते हैं? ऐसे आपका सपोर्ट है ये, ठीक है। तो सपोर्ट के मिड से 0.15L, ठीक है, 0.15L, इतने डिस्टेंस पे हम बेंट अप कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं, ठीक है। जनरली ऑल्टरनेट बार, ठीक है, मतलब अगर आपका यहाँ पर आप 4 बार प्रोवाइड कर रहे हो मेन स्टील के लिए, तो उसमें से 2 बार आप 0.5L डिस्टेंस, कहाँ से? सेंटर ऑफ सपोर्ट, फेस ऑफ सपोर्ट नहीं। बहुत बुक्स में फेस ऑफ सपोर्ट से गिवन रहता है, बट नहीं, सेंटर ऑफ सपोर्ट से ही होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ सपोर्ट से 0.5L डिस्टेंस पे आप हाफ ऑफ द बार्स को बेंट अप कर सकते हो, ठीक है। और आपका जो ये लेंथ है, बेंट अप होने के बाद जो आपका जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है, वो आपका सपोर्ट के मिड से 0.1L आगे तक जाना चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीजें बेंट अप बार्स में, ठीक है। एक तो आपका सेंटर ऑफ सपोर्ट से 0.15L दूर पे आप बेंट अप कर सकते हो, कितना? 50%, 50% से ज्यादा नहीं, ठीक है, नॉट ग्रेटर देन 50% आप बेंट अप कर सकते हो। उसके बाद बेंट अप होने के बाद जो ऊपर जाके उसका स्ट्रेट लेंथ है, वो आपका सपोर्ट के मिड से 0.1L आगे तक जाना चाहिए, ठीक है। अब मैंने बेंट अप बार तो बता दिया, कहाँ देते हैं, कितना आगे ले जाते हैं, कितना दे सकते हैं, बट क्यों देते हैं वो पढ़ते हैं। Some of the main reinforcement in slab are generally bent up near the supports to take up negative moment which may develop due to partial fixity, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कभी कभी क्या होता है, हमें तो पता है कि आपका जो स्लैब है वो ऐसे बेंड होगा, ठीक है, ऐसे बेंड होगा, बट जनरली कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर ऐसी वाली बेंडिंग भी आ जाती है, ऐसी वाली बेंडिंग, समझ रहे हो? इसको मैंने बताया था आपको, कंटिन्यूस कंटिन्यूस स्लैब में क्या होता है आपका, कंटिन्यूस स्लैब है, कंटिन्यूस बीम, समझ लीजिए कंटिन्यूस बीम है, ठीक है, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि बेंडिंग कैसे होती है, यहाँ पर ऐसे बेंड करेगा ये, ऐसे, यहाँ पर ऐसे बेंड करेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऐसे बेंड करेगा, ठीक है। अब देख रहे हो ना, यहाँ पे बेंडिंग हॉगिंग हो रही है, यहाँ पे सैगिंग है, मतलब टेंशन नीचे, कंप्रेशन ऊपर, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, टेंशन ऊपर, कंप्रेशन नीचे। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे, ज्यादा नहीं, बहुत कम बेंडिंग मोमेंट जनरेट होती है नेगेटिव वाली मतलब जहाँ पे टेंशन ऊपर हो रही है, नीचे नहीं, ठीक है। तो उसके लिए भी थोड़ा स्टील चाहिए हमें ऊपर, तो उसलिए हम, क्योंकि कभी कभी स्लैब के एंड्स पे थोड़ा बहुत नेगेटिव मोमेंट आ जाता है, ज्यादा नहीं आता, बीम में बहुत आता था, इसलिए हम बीम में ऊपर प्रोवाइड करते हैं स्टील स्पेशली इसके लिए। बट स्लैब में फैन जब कंटिन्यूस होता है तो सपोर्ट्स पे ज्यादा टेंशन नहीं आती ऊपर, ठीक है, वो नेगेटिव मोमेंट इतना ज्यादा नहीं होता है वन वे स्लैब में, ठीक है। तो इसलिए हमें थोड़ा स्टील ऊपर भी चाहिए होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम ऑल्टरनेट बार्स को बेंट अप करते हैं, ठीक है। कहाँ पे? 0.15L फ्रॉम दी सेंटर ऑफ सपोर्ट, ठीक है। एंड द बार अवेलेबल एट अपर फेस शुड बी मोर देन 0.1L फ्रॉम दी सेंटर ऑफ सपोर्ट। मैंने बताया था सेंटर ऑफ सपोर्ट से 0.1L आगे तक जाना चाहिए, ठीक है। चलिए डायग्राम समझ लेते हैं, ठीक है। ये आपका डायग्राम पेज नंबर 127 SP34 में भी है और मैम की बुक में भी है, ठीक है। तो देखिए कहाँ पर बेंटअप, सबसे पहले बात तो बेंटअप कहाँ पर किया इनने, सेंटर ऑफ सपोर्ट से 0.15L पे हमने इसको बेंटअप कर दिया, ठीक है। कितना बेंटअप किया? 50% बार, इससे ज्यादा बेंटअप नहीं हो सकता, ठीक है। और सेंटर ऑफ सपोर्ट से, तो ये वाला ये स्ट्रेट लेंथ है, इस स्ट्रेट लेंथ का वो लेंथ जो सेंटर ऑफ सपोर्ट से आगे जा रहा है, ये वाला लेंथ, ठीक है, ये वाला लेंथ आपका ग्रेटर देन 0.1L होना चाहिए, ठीक है। और L क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, L है आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन द सपोर्ट, ठीक है। या फिर ये ले लीजिए, या फिर L इफेक्टिव ले लीजिए, जो भी आपको मन करे, ठीक है। जनरली L इफेक्टिव ही होता है ये, क्योंकि आपका L इफेक्टिव होता है जनरली, ठीक है। बट आप सेंटर टू सेंटर सपोर्ट ये भी ले सकते हो इसको, या फिर L इफेक्टिव ले लीजिए, कोई बात नहीं है, आपके ऊपर है,
ठीक है, तो उसका 0.15 टाइम्स या फिर L/7, ठीक है, दोनों सेम ही चीज होती है, उतना डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सपोर्ट, उतने डिस्टेंस से आप बेंट अप कर सकते हो। और बेंट अप करने के बाद जो ऊपर स्ट्रेट लेंथ है, वो स्ट्रेट लेंथ बियॉन्ड द सेंटर ऑफ सपोर्ट जाना चाहिए। कितना जाना चाहिए? 0.1 L जाना चाहिए, ठीक है। 0.1 L 50%, 0.15 L और L इफेक्टिव, ये चार चीजें हैं बेंट अप बार में जो इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया बेंट अप बार आपको? ठीक है, ठीक है। L इफेक्टिव, शुभम, L इफेक्टिव मैंने बताया, ठीक है, L इफेक्टिव, ठीक है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कर्टेलमेंट मैंने बताया आपको, कर्टेलमेंट किसकी वजह से होता है? जब आपका बेंडिंग मोमेंट कम हो रहा होता है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट सपोर्ट पे कम है, तो इस तरह से कर्टेलमेंट कर सकते हो, ठीक है। कर्टेलमेंट भी कहाँ पर होती है? जहां पर कर्टेलमेंट आप थ्योरेटिकली कर सकते हो, उससे L0 या 12/5 उतना आप आगे ले जाते हो, उसके बाद कर्टेल करते हो उसको, ठीक है। L0 नहीं, सॉरी, 12/5 या D। आपको याद होगा ना कर्टेलमेंट के रूल्स जो थे, अगर याद नहीं है तो प्रीवियस क्लास में देख लेना, ठीक है। वही कर्टेलमेंट रूल्स आपके स्लैब में भी है, बट जनरली स्लैब में हम कर्टेलमेंट नहीं करते हैं। जहां पर भी कर्टेलमेंट करने की जरूरत अगर पड़ती है तो हम उसको बेंट अप कर देते हैं, ठीक है। बट इन प्रैक्टिस बार्स आर बेंट एंड नॉट कर्टेल्ड इन स्लैब, ठीक है। बीम में हम बेंडिंग मोमेंट की कम होने के अकॉर्डिंग हम लोग उसको कर्टेल करते थे बार्स को, बट यहाँ पर हम कर्टेल नहीं करते हैं स्लैब में, ठीक है, हम उसको बेंट अप करते हैं, ठीक है। चलिए, शेयर डिजाइन देखिए, आपका क्या है, शेयर क्या होता है? टाउ वी इज इक्वल टू वी अपॉन बी डी। तो डी तो काफी कम है, बट बी तो काफी ज्यादा है ना, डी तो बहुत ज्यादा है, इसलिए शेयर जो होता है वो काफी कम होता है ना। ज्यादातर शेयर जो होता है आपका टाउ सी, जो आपका डिजाइन शेयर स्ट्रेस है, उससे कम होता है, ठीक है। तो इसलिए हम शेयर डिजाइन नहीं करते हैं स्लैब में जनरली, ठीक है। करना पड़े तो कर देंगे, बट वैसे शेयर काफी कम होता है टाउ सी से, ठीक है। इसलिए हम लोग शेयर के लिए बस चेक करते हैं, बस चेक करते हैं कि टाउ भी टाउ सी से कम तो है ना, बस ये चेक करते हैं हम, शेयर के लिए सिर्फ चेक करते हैं। स्लैब आर सेफ इन शेयर, नॉमिनल शेयर इज वेरी लेस, नॉमिनल शेयर क्या होता है? टाउ वी, ठीक है, सिंस बी इज लार्ज, therefore no shear reinforcement provided in slabs except that the alternate bars are bent up। तो बेंट अप बार दो चीजों के लिए हो गई, एक तो जो नेगेटिव मोमेंट कभी कभी आ जाता है सपोर्ट के पास, दूसरा सपोर्ट के पास अगर कभी थोड़ा शेयर आ गया, क्योंकि सपोर्ट पे शेयर सबसे ज्यादा होता है, तो वहां पर उस शेयर को, थोड़ा बहुत शेयर आता है, उसको भी ये ऑल्टरनेट बार जो बेंट अप करते हैं हम, जो मैंने पढ़ाया था आपको प्रीवियस सेक्शन में, वो झेल लेता है उस वाले शेयर को, ठीक है। तो उसके लिए कुछ स्पेशली कुछ सिरप वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें स्लैब में, ठीक है। स्लैब में सिरप जनरली हम नहीं देते, ठीक है। चलिए, फिर है लोड्स ऑन स्लैब, ठीक है। क्या क्या लोड है मैंने बताया था, लाइव लोड, डेड लोड, बहुत सारे लोड होते हैं। तो लाइव लोड प्लस सेल्फ लोड, ये सब हमें जोड़ के उसके बाद हम लोड लेते हैं, ठीक है। और फिर उस लोड को LX के डायरेक्शन में हम लेते हैं, उससे बेंडिंग मोमेंट वगैरह निकालते हैं, ठीक है। तो जितना भी मैं रिकमेंडेशन पढ़ाया मैंने आपको, ये सारा आपका न्यूमेरिकल में यूज होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, दो न्यूमेरिकल करेंगे बड़ा बड़ा, ठीक है, वही होगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो उससे आपको ये सारे आपको ये जो भी मैंने पढ़ा है सब रिवाइज करना आज, उसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए जो पिछले क्लास का हो, ठीक है ना। तो आपको स्लैब मैंने पढ़ा दिया है पूरा, वन वे स्लैब, अब न्यूमेरिकल बाकी है इसका बस, ठीक है। डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कुछ नहीं है, बीम की तरह ही होता है, सारे फॉर्मूले बीम के ही हैं, ठीक है। बस इसमें आपका विड्थ ऑफ बीम 1000 mm होता है, और L/D रेशियो में आपका L/D रेशियो तो यूज होता ही है, ठीक है, ठीक है। बस विड्थ ऑफ बीम को 1000 mm लेते हैं, ठीक है, उसी के हिसाब से सारे फॉर्मूलेज में बी इज इक्वल टू 1 मीटर लेते हैं या फिर 1000 mm, उस हिसाब से डिजाइन करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया पूरे क्लास सबको? ये क्लास मैं ये क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में डिजाइनिंग पढ़ेंगे हम, ठीक है, ठीक है। चलिए, एंड कर रहा हूँ मैं क्लास, बाय बाय, ठीक है, मंडे को मिलते हैं, ठीक है। चलो, ओके, बाय बाय। बाकी पढ़ते रहो, ठीक है। IS कोड के इंपॉर्टेंट सेक्शंस मार्क करते रहो, ठीक है, ठीक है। स्लैब कुछ नहीं है, डरो मत, वन वे स्लैब इज जस्ट लाइक बीम, ठीक है, सब पढ़ा दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल के बाद ये वाली क्लास भी क्लियर हो जाएगी, कोई अगर डाउट आ रहा है तो, ठीक है। चलिए, बाय बाय।